आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में पहला ही पाठ है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से दो अलग अलग पाठ से दो गद्यांश दिए रहते हैं और दोनों गद्यांश के नीचे इस तरह से 5 प्रश्न दिए रहते हैं। ठीक है, इस तरह से 5 प्रश्न दिए रहते हैं और आपको उन दोनों गद्यांश में से कोई एक गद्यांश चुनना होता है। जो भी आपको सरल लगे कोई एक गद्यांश चुन लीजिए और उनके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आपको गद्यांश में से ही ढूंढ करके लिखने होते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो मैंने 5 प्रश्न लिए हैं उनमें से ये वाला जो प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये तो आएगा ही, इसको कोई हटा नहीं सकता है। इसका क्रम ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको मिलेगा ही। लेकिन बाकी के जो ये 4 प्रश्न हैं जो मैंने लिए हैं, आपके पेपर में ये भी आ सकते हैं और इससे अलग भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही आपके पेपर में आए। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको उत्तर रटना नहीं है, बल्कि आपको समझ विकसित करनी है कि गद्यांश से कैसे छांट करके आपको उत्तर लिखना है। देखिए, जितने भी प्रश्न दिए रहते हैं ना, अमूमन इनका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाता है। कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिलते हैं तो वो आपको सारांश पाठ का याद रहेगा, तो आप सोच करके भी लिख सकते हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, ज़रा सा समझिए। देखिए, जैसे इतना बड़ा गद्यांश है तो पेपर बनाने वाला किसी भी लाइन से प्रश्न बना सकता है, उसकी मर्जी है कि वो कहाँ से प्रश्न बनाएगा। इसलिए जो 4 प्रश्न होते हैं, मैं कह रहा हूँ कि कहीं से भी आ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल जाते हैं। आपको बस ढूंढना आना चाहिए और वाक्य बना के लिखना आना चाहिए। और जो रेखांकित अंश की व्याख्या है उसके बारे में भी ज़रा जान लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको रेखांकित अंश दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर में यहीं पर खींचा हुआ मिले। ये रेखांकित अंश कहीं भी खींचा जा सकता है। पेपर बनाने वाले की इच्छा है कि कहाँ वो रेखांकित अंश कर देगा, लेकिन ज़्यादातर ये रेखांकित अंश वहीं पर होता है जहाँ पर आपकी किताब में पीछे अभ्यास में दिया रहता है, वहीं रहता है। तो आपकी किताब के पीछे जहाँ पाठ खत्म होता है, जितने भी गद्यांश दिए हैं और उसके नीचे जितने भी प्रश्न दिए हैं उनको ज़रूर हल करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोगों को क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ने हैं और इनके उत्तर देने हैं। तो देखिए, आज मैं बिल्कुल विद्यार्थी बन करके इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढूंगा और कैसे लिखना है देखूंगा। ठीक है, तो इनका उत्तर लिखना है, लेकिन इनके उत्तर को लिखने से पहले हम लोग थोड़ा सा गद्यांश पर चलते हैं, गद्यांश को समझ लेते हैं, उसकी व्याख्या को जान लेते हैं, तो इनके उत्तरों को ढूंढना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग गद्यांश पर चलते हैं और पहले थोड़ा सा गद्यांश की व्याख्या को समझ लेते हैं। तो देखिए, जो लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वो कहते हैं पृथ्वी और आकाश के अंतराल में। देखिए, अंतराल का मतलब होता है बीच में, अंतराल माने बीच में। अब व्याख्या करते समय मान लीजिए यहाँ रेखा खींची है, तो अब आप इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। आप जोड़ सकते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच में नदी, पर्वत, पहाड़, झरने, जो कुछ है सबका नाम बीच में जोड़ देंगे तो आपकी व्याख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का नाम लेते आप कहेंगे बीच में जो कुछ भी सामग्री भरी है और पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए जो विशाल और गहरे, गंभीर को थोड़ा बदलिए, विशाल और गहरे सागर हैं, उन सागरों में जो जलचर है। अब जलचर का मतलब पानी में रहने वाले, तो आप चाहे जलचर कहिए और चाहे समुद्र में, सागर में जितने जीव हैं, मछली, कछुआ, जो भी है उनका नाम बीच में जोड़ दीजिए तो आपकी व्याख्या बढ़ जाएगी। तो जो समुद्र में जो भी जलचर हैं, जो भी जीव हैं और उसमें जो भी रत्न हैं, जो भी राशियां हैं, देखिए जो
प्रश्न जो शब्द आपको कठिन पड़े और आपको लगता है कि उसको हम विस्तारित नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर चलिए रत्नों को समझते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें बहुत सारे रत्न और राशियाँ मिली थीं। तो लेखक यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जो विशाल सागर है, जो विशाल समुद्र है, उसमें जितने भी जलचर हैं, जितने भी जलीय जीव हैं, या उसमें से जो भी रत्न और राशियाँ निकली हैं, उन सब के प्रति हमें जानना होगा, उन सब के प्रति हमारे अंदर चेतना होगी, उन सब के प्रति हमें सजग रहना होगा और स्वागत करना होगा। स्वागत के नए भाव, देखिए स्वागत के नए भाव का मतलब समझिए। यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच में जितनी भी वस्तुएं हैं, वो पेड़ पौधे हो सकते हैं, पहाड़ हो सकते हैं, झरना हो सकता है, पशु हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, और उसके साथ ही साथ विशाल सागर में जितने जलचर हैं, जितने रत्न हैं, जितनी राशियां हैं, उन सभी के प्रति हमें सावधान होना पड़ेगा और उनका स्वागत का भाव हमारे मन में होना चाहिए। स्वागत का मतलब होता है सम्मान। जब आपके यहाँ कोई स्वागत आता है तो आप स्वागत करते हैं। तो धरती के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, समुद्र के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, हमें सबका सम्मान करना है। मतलब हमें सबको बचा के रखना है, सबका उचित प्रयोग करना है, हमें अनुचित प्रयोग किसी का नहीं करना है। तो ये भाव हमारे राष्ट्र में फैलना चाहिए। लोगों के अंदर ये बात होनी चाहिए कि पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी समुद्र के अंदर रत्न और राशियां हैं, सभी के प्रति हम सावधान रहें और सभी का स्वागत करें, सभी का सम्मान करें। आगे लेखक कहते हैं कि राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में, देखिए ये बड़ी प्यारी बात है। लेखक कहता है कि नवयुवक इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये जो कर्तव्य है, ये जो सामग्रियां हैं, ये जो सागर में चीज़ें हैं, इन सब के प्रति युवाओं को सावधान रहने की ज़रूरत है। बुजुर्गों का क्या, वो तो अब जो भी करना था करके बूढ़े हो गए हैं। लेकिन कहते हैं लेखक कि नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरण। देखिए उन सब के प्रति का मतलब जो पृथ्वी के अंतराल, पृथ्वी के बीच में जो हुई वस्तुएं हैं, जो सागर के अंदर जलचर हैं, रत्न हैं, राशियां हैं, उन सब के प्रति जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा की नई किरण, यानी जानने की इच्छा की नई किरण मतलब जानने की इच्छा जागृत होनी चाहिए। जब तक उनके अंदर ये इच्छा नहीं फूटती है, जब तक उनके अंदर इन रत्नों के बारे में, इन वस्तुओं के बारे में जानने की इच्छा नहीं पैदा होगी, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। सोए हुए के समान का मतलब सुप्तावस्था में, सुप्तावस्था का भी यहाँ प्रयोग कर सकता है प्रश्न में, और सोए हुए का भी। तो देखिए लेखक कहते हैं कि जब तक इन सभी वस्तुओं के प्रति हमारे अंदर जिज्ञासा की किरण नहीं फूटेगी, हम उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और आगे लेखक कहते हैं कि विज्ञान और उद्यम, देखिए विज्ञान तो सरल है और भी सरल है। देखिए उद्यम का मतलब होता है परिश्रम। तो लेखक कहते हैं विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ढांचा खड़ा करना है। देखिए ढांचा, ठाट का मतलब ढांचा या प्रतिमा आप कह सकते हैं, यानी हमारे राष्ट्र को एक स्वरूप देना है, एक रूप देना है, उसका एक ठाट, एक ढांचा, एक प्रतिमा खड़ी करनी है। लेकिन कैसे? कहते हैं विज्ञान और उद्यम दोनों को मिला करके। यहाँ पर देखिए लेखक के कहने का तात्पर्य है कि हम वैज्ञानिक आविष्कार तो करें, विज्ञान का भी आविष्कार करें, लेकिन कोई भी किसी भी तरह से हम किसी के जो परिश्रम है उसको नुकसान न करें। हम विज्ञान का भी प्रयोग करें और लोगों के परिश्रम का भी उपयोग करें। किसी भी मजदूर की ऐसा ना हो कि वो बेरोजगारी पैदा हो जाए विज्ञान से। तो यानी हमको विज्ञान का और परिश्रम को, दोनों को, किसी एक के माध्यम से हम राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, उसका भौतिक स्वरूप नहीं खड़ा कर सकते। तो कहते हैं दोनों को मिला करके ही हम राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ढांचा, एक नया स्वरूप खड़ा कर सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। ये जो हमें विज्ञान का और परिश्रम का उपयोग करके जो हमें अपने देश का एक भौतिक ढांचा खड़ा करना है, एक जो भौतिक स्वरूप खड़ा करना है, ये कार्य ऐसा नहीं है कि एक दिन होना चाहिए। ये बिना थके हुए इस पर हमें परिश्रम करना है और प्रसन्नतापूर्वक करना है। ऐसा नहीं कि हम बस दुखी होकर के काम करें। हमें उत्साह और परिश्रम के द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए अपने देश को समृद्धि और अपने देश के एक भौतिक ढांचे को खड़ा करना है।
आगे लेखक कहते हैं, देखिए अब यहाँ से रेखा खींची गई है तो ध्यान से सुनिएगा। आगे लेखक कहते हैं कि हमारा यह ध्येय, ध्येय का मतलब होता है उद्देश्य, हमारा यह उद्देश्य हो कि राष्ट्र में जितने भी हाथ हैं, देखिए राष्ट्र में जितने भी हाथ हैं इसका मतलब है कि हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी निवासी हैं, लेखक कहते हैं कि हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी हाथ हैं अर्थात जितने भी लोग हमारे देश में रहते हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता, रीता माने खाली, खाली ना रहे। देखिए इस कार्य में, इस कार्य का मतलब बार बार वही चीज़ आ रही, क्योंकि पाठ का ही नाम है भौतिक राष्ट्र का स्वरूप। तो कहते हैं कि इस कार्य में यानी जो राष्ट्र का भौतिक स्वरूप हमें बनाना है, हमारे देश को समृद्ध करना है, इसके कार्य में यदि कोई भाग नहीं लेगा मतलब यदि वो बेरोजगार रहेगा, देश में उसको काम नहीं मिलेगा, यदि हमारे देश का एक भी नागरिक बेरोजगार रहेगा तो हम फिर अपने एक भौतिक एक समृद्धशाली राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे में जितने भी हाथ हैं, जितने भी लोग हैं, उनको राष्ट्र निर्माण में भाग लेना पड़ेगा, यानी सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा, कोई भी किसी को भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। तभी मातृभूमि की पुष्कल, देखिए पुष्कल माने होता है प्रचुर या बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। कहते हैं कि जब सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, सभी लोग राष्ट्र निर्माण में अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे, भाग लेंगे, तभी हमारी मातृभूमि को, तभी इस भारत माता को हम अत्यधिक समृद्ध और समग्र मतलब पूरी तरह से रूपमंडन, देखिए रूपमंडन का मतलब होता है अलंकारों से सजा हुआ, यानी हम अपनी पृथ्वी को सुंदर, कहते हैं कि यदि सारे लोग भाग लेंगे राष्ट्र निर्माण में, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई खाली नहीं रहेगा, तब ऐसी स्थिति में ही हम अपनी मातृभूमि की अत्यधिक समृद्धि कर सकेंगे, इसको धनवान बना सकेंगे और पूरी तरह से इसको सुंदर रूप दे सकेंगे, इसको सुंदर बना सकते हैं। देखिए कुछ यही इसकी व्याख्या है। इसमें से जो चीज़ें आपको याद रहें वो व्याख्या में लिख दीजिए, जो भूल जाएं कोई घबराने की बात नहीं है, तब भी आप लिख दीजिए। देखिए आप थोड़ा कुछ भी करके लिख देते हैं आगे पीछे करके, मैंने पहले ही बताया था, कुछ अपनी तरफ से जोड़िए, कुछ पर्यायवाची करिए, कुछ शब्दों का सरलीकरण करिए, कुछ लाइन ही उतार दीजिए, ऐसे करके भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा था कि मैं एक छात्र की तरह ही इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करूंगा, तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, आपका जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है, किन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। तो देखिए मुझे याद है कि जब मैं पहली लाइन पढ़ रहा था तो वहाँ पर कुछ ऐसा शब्द आया था। तो देखिए लेखक कहते हैं, देखिए फैलने चाहिए, पहले हमको तो मिले ना कहीं, फैलने, ये राष्ट्र में फैलने चाहिए, नए भाव फैलने चाहिए, यहाँ पे ये मिल रहा है, तो नए भाव कौन से फैलने चाहिए हमको, अब इसके ऊपर ही मिलेगा, ये तो तय हो गया। तो देखिए यहाँ से उत्तर ढूंढते हैं जरा। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। तो पहला उत्तर हमको यहाँ मिल रहा है और हूबहू मिल रहा है, कुछ करना भी नहीं है, तो हम चाहे तो ऐसे ही उतार सकते हैं। तो चलिए मैंने लिखा है, देखिए क्या लिखा है, ज़रा सा पढ़ लीजिए। लिखने का तरीका भी पहले सीख लेते हैं। देखिए आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, ठीक है, यहाँ देख लीजिए तीसरे में है या कौन से नंबर पर है, वैसे ये तीसरे पर ही रहता है। दो में से जो भी गद्यांश आप हल करिए, पहले संकेत डालिए और संकेत डालने के बाद गद्यांश के शुरू का और अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो भी उप नंबर रहेगा डाल लेंगे और प्रश्न मैंने पढ़ा था आप उत्तर डाल के लिखेंगे, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। और आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है,
राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का ठाट प्रतिमा यानी ढांचा कैसे खड़ा करना है। कैसे खड़ा करना है ढांचा, तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग ठाट अगर मिल जाएगा तो वहीं उत्तर मिलेगा। तो पहले ठाट ढूंढिए, कहाँ है, ये यहाँ पर मिल रहा। देखिए ठाट खड़ा करना है, तो ये ठाट किससे खड़ा करना है, इसके ऊपर ही कहीं मिलेगा। तो देखिए दोनों को किन दोनों को, तो यहाँ मिल रहा। देखिए विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। तो यहाँ हमको दूसरा उत्तर मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं, मैंने भी यही लिखा होगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपका उत्तर दिख रहा है, नंबरिंग कर लेंगे। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का ठाट खड़ा करना है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लेखक राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है। सुप्त अवस्था, पहले तो हमें अगर सुप्त मिल जाए तो हम उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है सुप्त। तो देखिए मुझे याद है कि आपके गद्यांश में कहीं भी सुप्त नहीं आया है, लेकिन मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर सोए हुए का मतलब ही सुप्त माने ही सोना होता है। तो सोए हुए के समान है, इसका मतलब है कि इसके उत्तर ही ऊपर हमको उत्तर मिलेगा, इसके आगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सोए हुए के समान कब तक है हम प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए जो पहला प्रश्न था सेम उत्तर इसका होगा, बस भाषा प्रश्न की बदली है, तो हमें उत्तर की भाषा भी बदलनी है, क्योंकि हमें प्रश्न की भाषा के अनुसार ही उत्तर देना होता है। तो देखिए इसका उत्तर यही होगा। आप देखिए, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं उन सब के प्रति, देखिए उन सब के प्रति, ये इसके आगे छोड़िए, उन सब के, यहाँ पर आइए, उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक हमारे हृदय में नहीं फूटती हैं तब तक हम प्रश्न का वाक्य लेंगे सुप्त अवस्था या सोए हुए के समान है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको ऊपर से मिली, कुछ बीच में छोड़नी पड़ी, फिर कुछ नीचे मिली। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा सीखनी होंगी कि अगर अलग अलग लाइन से आपको उत्तर मिल रहा है तो कैसे जोड़ करके उनका उत्तर बनाएंगे। तो चलिए ये उत्तर हमको मिल गया, मैंने ऐसे भी लिखा है। चलिए देखते हैं, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो देखिए उत्तर यहाँ पर है, जब तक राष्ट्र के युवकों के हृदय में पृथ्वी और आकाश के मध्य यानी बीच में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें नहीं फूटती हैं, तब तक लेखक ने राष्ट्र की सुप्तावस्था स्वीकार की है। प्रश्न में यही था, प्रश्न की भाषा थी कि राष्ट्र की सुप्तावस्था कब तक स्वीकार की है, तो हम लास्ट में इसको जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दो शब्द पहले हमको ढूंढने हैं, ये कहाँ मिलेगा गद्यांश में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है मुझे, तो चूँकि याद हो गया, मैंने पढ़ा है, तो मुझे दिख रहा है कि ये पुष्कल है और ये रूप मंडन है। अब ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका उत्तर हमको निश्चित है कि इसके ऊपर मिलेगा। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा। देखिए हमारे राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर मिल रहा है। तो चलिए मैंने लिखा भी है, पढ़ भी लेते हैं एक बार। तो देखिए, राष्ट्र में जितने भी हाथ हैं, अर्थात राष्ट्र में जितने भी लोग हैं, मैंने व्याख्या में बताया था जितने भी लोग हैं, जब सभी लोग राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण में अपना अपना योगदान देंगे, तब मातृभूमि के पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
तो चलिए पहले हम लोग गद्यांश पर चलते हैं और देखते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमारा यह ध्येय हो कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक रेखा खींची गई है, हमको इतने की ही व्याख्या करनी है। तो देखिए यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, एक बार आप जाके फिर से सुन लीजिए, वैसे ही मैंने लिखा भी है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि मैंने लिखा क्या है। तो देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि इतना आप इस पाठ के सभी गद्यांश में अपने से जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे लाइन की व्याख्या है। कहते हैं कि हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र में जितने भी हाथ हैं, अर्थात हमारे राष्ट्र में जितने भी लोग निवास करते हैं, उनमें से कोई भी राष्ट्र निर्माण के कार्य में भाग लिए बिना खाली ना रहे। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को रोजगार मिले, कोई भी बेरोजगार ना रहे, तभी हम अपनी मातृभूमि को ज़्यादा समृद्ध और सभी प्रकार से सुंदर बना सकेंगे। और पांचवें प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बार मैं फिर आपसे बता दूं, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या ही आपको सबसे कठिन लगती है, लेकिन देखिए जैसे भी आपको व्याख्या आए, जितना भी आए, आप ज़रूर लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, जितना आपको बदलना है उतना बदल दीजिए, जो न बदलना है आप गद्यांश की लाइन ही थोड़ा बहुत उतार दीजिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।